ये आ गए। अरे कहीं डिफरेंट जगह बैठे हो आज, वो पीछे वो नहीं दिख रहे मोटिवेशनल कोट्स? सर हमारे यहाँ रेनोवेशन नए ऑफिस में शिफ्ट किए हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो लगता है 1-2 हफ्ता थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कुछ। रिनोवेशन चल रहा है मतलब आप लोग अपग्रेड कर रहे हो या कैपेसिटी बढ़ा रहे हो? बहुत बहुत अपग्रेड भी हो रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है। तो अगले बुल रन की तैयारी शुरू। आता हूं आपके पास। साजबो सेंसेक्स की टीम से रीच आउट करने के दो तरीके क्विकली स्क्रीन पर रख देता हूं बिना समय वेस्ट करे। एक मेल आईडी है साजबहू और sensex@nw18.com। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है, वो भी क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। उसके थ्रू भी चाहें तो आप हम तक पहुंच सकते। 7045220000। मार्केट्स पस्त हैं यार, सुबह से लाल में ही है वैसे। अब वो बात अलग है कि दिन के लोज एक समय 120 पॉइंट थे या 125 अंक थे। वो अचानक जब डिप आया था फिर ले गया था 800 की दहलीज पे। 812 डिप्टी सीएम साहब की शपथ ग्रहण चल रही है, जाने की जरूरत नहीं है अब तो। 812 के आसपास कल कितना था, 814 पे, 814 815 से कल घूमे थे, 812 से आज घूमे। एकदम से डिप, वहीं पे आके एक्यूमुलेशन, वहीं से रिकवरी। टेम्पलेट बदल के ही नहीं दे रही है और लार्जली कंसोलिडेशन का मूड, ऊपर फंसते नीचे खरीदते, यही मामला चले जा रहा है। पर एक चीज अच्छी है, अच्छा निफ्टी में दिक्कत आ गई निफ्टी बैंक से। कल बैंक से सपोर्ट करा था, आज बैंक की दिक्कत में 2/3% दबाव में। तो कल का वो सपोर्ट नदारत हो गया, बाकी सब इन ग्रीन है। इवन आईटी जो कल परेशान कर रहा था वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स आज की दिक्कत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज वही कल जैसे वो कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स, मेटल, सरकारी कंपनीज और इवन ऑटो भी बाउंस बैक कर गया तमाम कंसर्न्स के बीच में। तो मूड सब ठीक था। अच्छा इसीलिए लग रहा है अपने को फिर भी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स एक तो कल रेजिलिएंट थे। कल 3:1 का रेशियो था एडवांसेस के फेवर में, और आज भी देखिए ऑलमोस्ट 3:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। ये अच्छी बात है, कल का वो फॉलो थ्रू मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट रिस्पाइट प्ले आउट करते हुए, इंडेक्स अटका हुआ है, ठीक है, आज एक्सपायरी का दिन भी है। खैर ये है मार्केट्स की चाल वाल। क्योंकि अब किसी देर ये स्पीचेस के बाद आई एम श्योर ये ओथ टेकिंग के बाद मोदी सर भी बोलेंगे, तो एक काम करते हैं क्विकली क्वेरीज सॉल्व करना शुरू कर देते हैं ताकि अपने पास रूम रहे अगर जाना पड़ा तो। आज जाना है नई दिल्ली, अहमदाबाद और साथ साथ सोलापुर। सब आपको अपने सब नहीं जुड़े डॉक्टर साहब, कौन नहीं जुड़ पाया? अहमदाबाद और सोलापुर से तो लिंक एस्टैब्लिश्ड है, नई दिल्ली में सब ओथ में बिजी है तो जुड़ेंगे कैसे? खैर अगर एस्टैब्लिश हो गया लिंक तो उनको भी जोड़ लेंगे। पहले अहमदाबाद से डॉक्टर निहारिका जी स्क्रीन्स पे। निहारिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मेरा एक स्टैंडर्ड सा सवाल है निहारिका जी, हमेशा डॉक्टर कौन सी वाली निहारिका मैम, पढ़ाई वाली या स्टेथोस्कोप वाला मामला है? पढ़ाई वाली हूँ, मैंने पीएचडी किया हुआ है इन एजुकेशन और एमएससी पीएचडी इन एजुकेशन? जी, पीएचडी इन एजुकेशन, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएड एंड एमएड। सो इस तरह का मेरा टीचिंग बैकग्राउंड है कंप्लीटली। इतनी मेहनत करने की जरूरत थोड़ा थी सासबो सेंसेक्स में आने के लिए। खैर कर ही लिए तो कोई बात नहीं। पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था इतना शेयर मार्केट में, लेकिन देखा कि पहले मैं इसे गैम्बलिंग काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ समझती थी, लेकिन फिर देखा कि मतलब इट्स नॉट ओनली दैट वे। थोड़ा सा ये थोड़ा मार्केट को समझने वाली बात है, लेटेस्ट चीजों से रिलेटेड टच में रहने वाली बात है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से भी थोड़ा बहुत सीखा, मेरे हस्बैंड रहते हैं काफी ज्यादा इसमें। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सिर्फ गैम्बलिंग ही नहीं है, इट्स मोर देन दैट। ओके, वैसे अहमदाबाद वाले ले दे के आज नहीं तो कल आ ही जाते हैं शेयर मार्केट में। ये पीएचडी इन एजुकेशन क्या हुआ? अब पीएचडी मैथ्स में करी, फला में करी, सब्जेक्ट में करी, एजुकेशन में पीएचडी मतलब? हाँ मैं बताती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया माइक्रोबायोलॉजी में, फिर मैंने उसके बाद बीएड किया, और बीएड के बाद बीएड इज बैचलर्स ऑफ एजुकेशन एंड देन इट इज मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। तो जब मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करते हैं तो आप उसी एजुकेशन में पीएचडी भी कर सकते हैं। तो आपने फिर एजुकेशन लाइन से जुड़े नहीं क्या?
प्रोफेसर लेक्चरर कुछ बने नहीं क्या? किया है, हाँ मैंने जॉब भी किया एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमिटी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे किया, बट करेंटली आई हैव टेकन अ ब्रेक, तो हाँ, ब्रेक में हूँ। ओके डॉक्टर साहिबा, पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल है, मैंने इन्वेस्ट किया था एनबीसीसी में, कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ टाइम पहले किया था, तो उस समय मुझे थोड़ा अच्छा रिजल्ट भी मिला था, बट सडन जो मार्केट फॉल हुआ है उसकी वजह से मतलब मैंने 122.53 में शेयर्स बाय किए थे 780, और करेंटली वो अराउंड 82 चल रहा है उसका, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लॉस तो अच्छा खासा दिख रहा है, एंड देन आई वेटेड फॉर सम टाइम, मुझे लगा कि नहीं लॉस रिकवर हो सकता है, लेकिन अभी तक तो दिख नहीं रहा है, एंड आई एम क्वाइट फार अवे फ्रॉम माय परचेज वैल्यू। हस्बैंड क्या कह रहे हैं? हस्बैंड कह रहे हैं आपसे पूछिए। दिलवा उन्होंने दिया, पूछिए हमसे। राजेश सर, एनबीसीसी यार नुकसान काफी हो गया है, 120 वाला 80 पे खड़ा है, 1/3 वैल्यू चली गई अपनी, क्या करें? गुड आफ्टरनून आशीष जी। गुड आफ्टरनून सर। जो महिला मित्र पैनल में हैं उनको नमस्कार। और सवाल का जवाब तो इन्होंने खुद ही दे दिया कि मार्केट की कंडीशन की वजह से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। पूरे मार्केट में यदि कोई उम्मीद ऊपर का लेवल नहीं दिख रहा है तो स्टॉक में कहां से दिखता, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तीसरी तिमाही में करीब 25% के बॉटम लाइन में, 17% के टॉप लाइन में ग्रोथ आई थी। कुछ नए ऑर्डर्स पंजाब, मेघालय, असम और अब डीवीसी से भी मिला है। ऑर्डर बुक करीब 84,000 करोड़ की है, और मैनेजमेंट ने कहा है कि साल के अंत तक 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक हो जाएगी। 26% का गाइडेंस दिया है। सारी चीजें अच्छी है। मार्केट के कंडीशन इस वक्त खराब है, और मिड कैप में हमने जम के पिटाई होती हुई देखी है। इस वक्त आप बनी रहे स्टॉक में, और रोज रोज भाव न देखने उससे बेकार का पैनिक बढ़ेगा। आपने निवेश किया है तो थोड़ा समय दें स्टॉक को। समय दीजिए, बने रहा जा सकता है, रोज रोज भाव ना देखें, हो सकता है यहाँ से हालात इवेंचुअली सुधरें। डॉक्टर साहिबा, अपन चले शोलापुर से प्रिया शाह जी जुड़ती हुई। प्रिया मैम, हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून प्रिया मैम। प्रिया मैम, कितने समय से शेयर मार्केट से जुड़े हो आप? कितना टाइम हो गया? अभी जस्ट 2 मंथ से स्टार्ट किया है। 2 मंथ से? और कैसा रहा? कैसे क्यों स्टार्ट किया? क्या ट्रिगर बना? और कैसे स्टॉक ले रहे हो आप? खुद चुन रहे हो या कोई मदद कर रहा है, ब्रोकर होकर है? फिलहाल तो टीवी देख के आपसे ही सीख रहे हैं। और कैसे हुआ कि अभी टाइम ज्यादा मिलने लगा बच्चों से या फिर घर के कामों से, इसलिए अभी शेयर मार्केट का सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। और जब से देख रहे हैं तब से निफ्टी, सेंसेक्स सब रेड ही दिख रहे हैं, बाकी कुछ दिख नहीं रहे। तो ठीक है ना, हम सब बाकी सब ने तो क्या 2021 से शुरुआत करी थी, तो ये सब देखा ही नहीं था। आप तो इसी के साथ शुरुआत करो, तो आपने टफ टाइम ऑलरेडी पहले ही देख लिए, ज़्यादा मजबूत बन के उभरोगे। ये बच्चों से कम लगाव क्यों हो गया जो आप स्टॉक मार्केट में आ गए? अब कम लगाव नहीं हो गया, बच्चों का उनका इंटरेस्ट अलग चीजों में गया, उनके स्टडीज, उनके फ्रेंड्स, उनके सर्कल। तो ऐसे होता है, मम्मी पापा पे अब ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते वो लोग। जी। हाँ, तो राजेश सर, इसीलिए आपने भी स्टॉक मार्केट ट्रैक करना शुरू कर दिया, दिन रात स्टॉक मार्केट, यही रीजन था क्या आपका भी? सर मैं तो जब से ज्वाइन किया, बच्चे हुए भी नहीं तब से स्टॉक मार्केट में हूँ। जब ज्वाइन किया था तब शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा प्रिया मैम, पहला सवाल कौन सा आपका? मेरा सवाल है IRFC से। जब वो लिया था तब अच्छा खासा ग्रीन में चल रहा था, 161.3 से खरीदा था मैंने। हाँ, और उसके बाद से जो लॉस हो रहा है, उसी दिन से जो गिर रहा है वो स्टॉक। ये ग्रीन में तो उस दिन भी था, ग्रीन में आज भी है, बस बीच का सफर गड़बड़ा गया सारा। वैसे IRFC आज भी ½ % ऊपर ही मिलेगा आपको। राजेश सर, मामला अच्छा, ये IRFC का आइडिया प्रिया मैम कैसे आया था? उस टाइम पे बहुत चल रहा था, आपने देखा कि मैं ले लेती हूँ, चल जाएगा तो अपन निकाल देंगे, ऐसा था क्या? नहीं, एक्चुअली उस दिन आपके इसमें ही आया था, CNBC आवाज पे ही दिया था उन्होंने। ट्रेडिंग का आइडिया था तो स्टॉप लॉस दिया होगा एक्सपर्ट ने, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया? जी, बाद में मैंने वो स्टॉप लॉस का वो देखा कैसे वर्कआउट करता है।
धीरे धीरे Guys, सीख रहे हैं। हाँ नहीं, और ये सारे स्टॉक ये सरकारी कंपनी ही ऑफ लेट बड़ा ठंडा पड़ गई। एनबीसीसी की अभी चर्चा हो रही थी, ऐसी आईआरएफसी का भी वही हाल है, राइट सर। लेकिन अब थोड़े से साइंस ऑफ रिस्पाइट दिखने लगे हैं। इंडस्ट्रियल्स, ये कैपिटल मार्केट स्टोरीज, ये पीएसयूज रह रहे कि अब कुछ ऐसा लगता है वैल्यू इमर्ज, बाइंग दिखने लगी है, लोगों को वैल्यू नजर आ रही है, जो भी रीजन हो, अब वो गिरावट थमी है। क्या करना चाहिए आईआरएफसी में मुझे? देखिए, पिछले दिनों ऐसा दौर था कि डिफेंस, रेलवे, ये टू गो काउंटर था, जिसको देखो उसी पे जा रहे थे। वैल्यूएशन की कोई मायने नहीं थे और रिटेल ने भर भर के ले लिया। आज की डेट में सारे रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में या तो डिफेंस है या रेलवे है, इस तरह की कंपनियां हैं जो पिछले दिनों बहुत चल रही थी। अभी एक बात मान के चलिए, जब भी उछाल आएगी तो हर तरीके से सेलिंग आएगी हर तरफ से, क्योंकि सब फंसे हुए हैं। तो जब तक ये सेलिंग ऑब्जॉर्व नहीं होगी, कोई मीनिंगफुल अपसाइड इस पूरे क्षेत्र में, पूरे सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो, देखना मुहाल होगा। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी फाइनेंसिंग आर्म है रेलवे की। रिजल्ट्स इस बार फ्लैट आए थे। अभी अभी इन्होंने एनटीपीसी के साथ करीब 20 रेक की एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी का कामकाज ठीक ठाक है, लेकिन 161, 162 जो कि इनकी खरीद है, वहां तक जाने में इन्हें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा स्टॉक को। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वैल्यूएशन भी थोड़े हाई लेवल्स पे थे और सबके पास फंसा हुआ है। लेकिन चीज ये है कि जिस तरह की रेलवे के प्रोजेक्ट्स वगैरह आने वाले दिनों में, कंपनी का भविष्य अच्छा है। समय आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। समय दीजिए, बने रहने की सलाह है, बढ़िया इवेंचुअली शायद करे ये स्टॉक। डॉक्टर साहिबा, अगला सवाल एनबीसीसी के बाद। मेरा अगला सवाल एसजेवीएन को लेके है। मैंने 500 शेयर्स लिए थे एसजेवीएन के 133.66 में, और अभी उसका करंट वैल्यू है अराउंड 92। सारे सरकारी भरे हुए हैं क्या आपने भी? हाँ, मैंने सोचा था कि इनमें तो लॉस हो नहीं सकता है, बट देखिए। क्यों नहीं हो सकता इनमें लॉस? मतलब सेफर खेलना चाह रही थी थोड़ा सा। और ये सरकारी सेफ थे? सेफ तो है ही, मुझे लगता है अभी भी सेफ है, लेकिन सेफ मतलब? सेफ एज इन कि थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और तो फिर मैंने 40 रुपए नीचे क्यों आ गया ये सेफ स्टॉक? पीएसयू है। राजेश सर, ये यार सेफ क्यों नहीं है? सरकारी सोचा था सेफ होगा, ये तो मामला गड़बड़ा गया है। देखिए, मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि इक्विटी एज ए एसेट क्लास कभी भी 100% सेफ या गारंटी आपकी नहीं दे सकती। थोड़ा बहुत रिस्क उसमें बिल्कुल रहेगा। थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनियों में, बहुत ज्यादा मिड कैप, स्मॉल कैप में या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू वाले स्टॉक्स में तो रिस्क ऑलवेज रहेगा इक्विटी में। इट कैन नॉट बी रिस्क फ्री। एसजीवन की बात करें, कंपनी शानदार है। तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे। रिन्यूएबल की परफॉर्मेंस अच्छी आई। हाइड्रो पावर में कैपेसिटी इंक्रीज हुई। 2.5 गीगावाट की कैपेसिटी है। 3 गीगावाट करने के बाद एफओई 26 तक कर रहे हैं और एफओई 30 तक 25 गीगावाट करने की बात कर रहे हैं। तो सारी पायदान पे खरी है। डिविडेंड अच्छा देती है, लेकिन वैल्यूएशन इस वक्त भी बहुत स्ट्रेच है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा लंबा समय इसमें देना पड़ेगा कुछ मीनिंगफुल रिटर्न के लिए। अदरवाइज इन्हें यही कहूंगा कि अगर 110, 115 तक उछाल पे जाता है तो एक बार वहां से निकले। राजेश सर, आप जुड़े हो तो दो चीजें हैं। पहले तो एसबीएस स्टॉक पिक का जरा स्टिंग प्ले आउट करो डायरेक्टर साहब। राजेश सर कुछ ना कुछ बढ़िया ढूंढ के जरूर लाए होंगे अपने लिए। और लास्ट टाइम जब मार्केट्स पेन में थे तब भी राजेश सर कह रहे थे अपना काम तो बढ़िया स्टॉक्स को गिरावट में खरीदते रहने का है। तो अब तो शायद पेन के फेज से उभर के कंसोलिडेशन में उतर गए हैं भारतीय बाजार। राजेश सर, और एग्रेसिव बाइंग शुरू कर दिया आप लोगों ने क्या? कन्विक्शन और बढ़ा है कि लास्ट इंटरेक्शन से इस बीच? और क्या खरीदना है? कोई एसबीएस स्टॉक पिक बढ़िया सी? देखिए, कन्विक्शन का तो ऐसा है, कन्विक्शन तो हमारे पहले भी था और आज भी है, क्योंकि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है वो अच्छा परफॉर्म लंबे समय में करती है। और इस तरह की जो माहौल होता है जहाँ सब कोई बहुत नेगेटिव हो, आप कहीं से भी किसी से भी बात कर लो, सारे लोग नेगेटिव हैं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। स्टॉक की खास बात की जाए एसबीएस स्टॉक्स की, तो ब्लू जेट हेल्थ केयर के साथ जाना चाहूंगा। स्पेशलाइज्ड फार्मा और हेल्थ केयर के इंग्रेडिएंट बनाती है, जो कि फार्मा और एफएमसीजी को केटर करती है। 46 प्रोडक्ट्स हैं इनके, 3 प्लांट है, 50 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। 20 साल के आसपास का
एक्सपीरियंस और कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट में सबसे बड़ी प्लेयर है, जिसके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है 3 बड़े क्लाइंट से। वो 3 क्लाइंट 75% वर्ल्ड का मार्केट शेयर को केटर करते, तो आप समझ सकते हो कि कितने अच्छे रिलेशनशिप है इनके बड़े क्लाइंटों के साथ। और अब तीसरी तिमाही में इन्होंने एक नए प्लांट का भी ऑपरेशन चालू कर दिया, जो आने वाले दिनों में नंबर्स में ऐड होगा। डेट फ्री कंपनी है, कैश करीब करीब 300 करोड़ रुपया कंपनी के पास पड़ा हुआ है, 6 नए पेटेंट फाइल कर चुकी है। और हमारा अनुमान ये है कि आगे आने वाले 3-4 सालों तक ये कंपनी 30% के CAGR के साथ ग्रो करेगी। तो मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट होगा, कैपेसिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। मुझे लगता है कि ब्लू जेट में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। हमारा साल भर का नजरिया इसमें 954 रुपए का है, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। ब्लू जेट हेल्थ केयर टाइटल साहब दिखाया है नहीं, खैर राजेश सर का वो बढ़िया सा पिक है, रेडा पे रखिए। खैर मेरे ख्याल से समय खत्म हो रहा है। प्रिया मैम, डॉक्टर निहारिका जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए। दिल्ली से कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाया, सब तो शपथ ग्रहण में बिजी होंगे आज, पर राजेश सर बैठे हैं और आने से पहले मैं ऐसी देख रहा था। राजेश सर, एक मूवी कल रिलीज होने जा रही है, मेरे हस्बैंड की बीवी। ट्रेलर देख के आ रहे हो क्या आप? मैं अभी संडे को गया था पिक्चर देखने। कौन सी? तो आइनॉक्स में दिखा रहे थे इसकी ट्रेलर्स। पिक्चर कौन सी देखी संडे को आपने? हाँ जी, कौन सी देखी संडे को? इस वीकेंड 2 देखी मैंने, छावा, एक स्काई फोर्स। स्काई फोर्स तो कैसी लगी छावा? छावा देखिए, 2 चीजें हैं, मिक्स रिएक्शन कहूंगा। बड़े स्क्रीन पे देखने लायक है क्योंकि स्केल बहुत वास्ट है, हाँ। लेकिन बहुत रिपीटेटिव हो जाती है। सेकंड हाफ में ऐसा लगता है कि हर सेकंड सीन के बाद फिर एक वॉर चालू हो रहा है, बहुत शोर शराबा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड है। कुछ एक तो लेंथ भी बहुत ज्यादा है, 168 मिनट की मूवी है, तो अपने आप में दिक्कत है। लेकिन 2 चीजें बहुत पॉजिटिव है पिक्चर के लिए, एक विक्की कौशल, एक अक्षय खन्ना। दोनों ने बहुत बहुत शानदार एक्टिंग करी है। इनफैक्ट अक्षय खन्ना की तो मैं कहूंगा कि गजब का एक्टर है, हर थोड़े दिन बाद एक नए रूप में आता है और फिर गायब हो जाता है और फिर एक नए रूप में आता है, और गजब की एक्टिंग करी उसने। वैसे राजेश सर का थैंक यू है, इन्होंने मेरे पैसे बचा दिए थे लास्ट वीकेंड। ये देख के आए, इन्होंने फटाफट अपडेट दे दिया, अपन OTT पे इंतजार करेंगे अब। लेकिन वो जो ट्रेलर आया था, कैसा लगा मेरे हस्बैंड की बीवी का? नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया था, सही पढ़ा कि गलत पढ़ लिया मैंने? सर कॉमेडी टाइप दिख रहा है, बट दिक्कत ये है कि आजकल ऐसी पिक्चरें कुछ कमर्शियली कर नहीं पाती है, और अर्जुन कपूर के ऐसे भी कोई बहुत सितारे अच्छे नहीं हैं। तो देखते हैं कैसे। मैंने तो रियलाइज कर लिया राजेश सर, ट्रेलर देख के अपने को तो आजकल बहुत पसंद आने लगा है मलयालम सिनेमा, और आजकल डबिंग से कोई इशू है नहीं, एकदम ईज के साथ बहुत बढ़िया डबिंग क्वालिटी होती है। मलयालम सिनेमा देख के ऐसा लगता है कि वो एकदम थिन बजट पे बनी हुई और कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज होंगी। गजब है वो सिनेमा। खैर राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। अब तक मोदी जी नजर नहीं आए, अभी तक वो कैबिनेट का शपथ ग्रहण चल रहा है, तो अपन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो एक क्विक मार्केट अपडेट। ओके, ब्रेक